मैं डॉक्टर पूर्णिमा साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट ईवीपीजी कॉलेज कोरबा। आज आप और हम विश्व बैंक और भारत के संदर्भ में यहाँ पर बात करेंगे या मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। विश्व बैंक और भारत, यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त एमए सेकंड सेमेस्टर के थर्ड यूनिट का एक हिस्सा है। इसके पहले भी वीडियो में मैंने यहाँ पर विश्व बैंक क्या है और उसके कार्य क्या है इस पर चर्चा की थी। उसी का ये दूसरा हिस्सा है। आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी पुनः एक बार कि विश्व बैंक क्या है, उसका लोगो क्या है। तो यहाँ पर आइए हम चर्चा करते हैं, फिर शनै शनै हम इस पर बढ़ते जाएंगे। फिर हम देखेंगे कि विश्व बैंक का समूह क्या है, विश्व बैंक समूह और भारत की क्या स्थिति है, इसमें क्या क्या सुधार की आवश्यकता है। फिर भारत के हम कहें कि भारत का दृष्टिकोण या भारत का रुख कैसा है विश्व बैंक की तरफ से, और फिर 2014 की रिपोर्ट इनकी, और फिर संभावनाएं इत्यादि इत्यादि। तो आइए हम इस बारे में आज बात करते हैं, मैं आपको बताऊंगी। तो पहले देखिए विश्व बैंक क्या है। एक बार पुनः विश्व बैंक क्या है। विश्व बैंक एक विशिष्ट संस्था है। इनका मूल उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। विश्व बैंक समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो समस्त सदस्य देशों को वित्त और वित्तीय सलाह देता है। अर्थात यह 5 अंतर्राष्ट्रीय वित्त संगठनों का समूह है। इनका मुख्यालय वाशिंगटन में है। इनकी स्थापना 1945 में हुई है। इनका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है और साथ ही साथ विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं को एक व्यापक विश्व अर्थव्यवस्था में शामिल करना है। विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन का प्रयास करना इनका मोटो है। इसी के साथ ही विश्व बैंक नीति के सुधार कार्यक्रमों और परियोजनाओं के ऋण के लिए ऋण देना भी यह करता है। विश्व बैंक का लोगो जो है उसको हम एक बार फिर से देख लें। विश्व बैंक का लोगो है, इनका सिद्धांत है। किस सिद्धांत पे काम करता है विश्व बैंक? यह सिद्धांत है वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, अर्थात पूरे विश्व को गरीबी से मुक्त करवाना। ये हमारा यह वर्ल्ड बैंक का सिद्धांत है, विश्व बैंक का सिद्धांत। इनकी स्थापना 1945 में हुई। मौद्रिक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन है यह। इनकी वैधानिक स्थिति संधि है। मुख्यालय जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। 189 देश इनकी सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। इनके प्रमुख प्रेसिडेंट जो हैं वो डेविड मालपास हैं। सीईओ जो है वो क्रिस्टालिना जॉर्जीवा है और पॉल रोमन मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में यहाँ पर पदस्थ है। इनका पैतृक संगठन जो है वो विश्व बैंक समूह है। आइए अब हम जानते हैं कि विश्व बैंक जो 5 बैंकों का समूह है वो कौन कौन से है। सबसे पहला समूह जो है 5 बैंकों का, उसमें पहला समूह है, आप देखेंगे यहाँ पर, यह है वर्ल्ड बैंक के नाम से हम इसको जानते हैं और इसको हम अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक भी कहते हैं। इसकी स्थापना भी 1945 में हुई। इनका उद्देश्य जो है इस बैंक का वह है विश्व युद्ध के बाद अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करना और इनका मुख्य मोटो था मानव कल्याण को बढ़ाना। इसी तरह से विश्व बैंक समूह का दूसरा बैंक है हमारा, वह है अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी। इसकी स्थापना 1960 में हुई और इनका कार्य है सबसे सस्ते दर पर विश्व के सदस्य देशों को क्या करना, ऋण देना। इस बैंक को हम उदार खिड़की के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उदार खिड़की का तात्पर्य है कि उदारता पूर्वक यह ऋण बांटता है और सबसे सस्ते ब्याज दर पर यह ऋण बांटता है, इसलिए हम इसको उदार खिड़की कहते हैं। फिर आए तीसरे नंबर पर, विश्व बैंक समूह का तीसरा बैंक है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना 1956 में हुई। विश्व बैंक की दाहिनी भुजा के नाम से इसको जाना जाता है और यह विश्व बैंक के सदस्यों के अलावा सदस्य देशों में रहने वाले निजी कंपनी या सदस्य देशों में काम करने वाले निजी कंपनी को भी यह विदेशी पूंजी देता है। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम इस समूह का तीसरा बैंक है। चौथे समूह को हम देखें, इस समूह को हम कहते हैं बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी।
बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी की स्थापना 1988 में हुई। विकासशील देशों में विदेशी निवेश करना इनका प्रमुख काम है। विदेशी निवेश का बीमा करवाना इनका प्रमुख काम है और यह बीमा के ऊपर गारंटी देना इनका प्रमुख काम है और साथ ही साथ नई टेक्नोलॉजी को भी प्रदान करना या उपलब्ध करवाना सदस्य देशों के लिए ये इनका काम होता है। तो बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी चौथे समूह का चौथे नंबर का बैंक है। इसी तरह से विश्व बैंक समूह का 5वां बैंक जो है वह है अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा बैंक। इसकी स्थापना 1966 में हुई। यह विदेशी निवेश विवाद को का निपटारा करता है। साथ ही साथ इसकी सदस्यता विश्व में ऐच्छिक होती है, अर्थात विश्व के देश चाहे तो इसकी सदस्यता ग्रहण करे, चाहे तो न करे। भारत इसका सदस्य नहीं है। हम भारत ने अपनी इच्छा से इसका सदस्य बनना नहीं स्वीकारा है। तो इस तरह से ये विश्व बैंक समूह और उनकी एक संक्षिप्त जानकारी हुई। फिर आइए हम पढ़ते हैं विश्व बैंक समूह और भारत, अर्थात भारत और विश्व बैंक जो है वह विश्व बैंक भारत विश्व बैंक से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है और किस तरह से हम एक दूसरे के सहयोग से काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, इसको हम यहाँ पर देखते हैं। भारत ब्रेटन वुड्स में किए गए समझौतों के मूल हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था, जिसने इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी IBRD और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की स्थापना की। भारत वर्ष 1956 में IFC और 1960 में IDA के संस्थापक सदस्यों में शामिल था। भारत जनवरी वर्ष 1994 में मीगा का भी सदस्य बना। भारत ICSID का सदस्य नहीं है, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया था। 5वां बैंक जो है वो हमारा अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा है और इसके पीछे भारत का तर्क यह था कि ICSID कन्वेंशन निष्पक्ष नहीं है। इनके नियम विकसित देशों के पक्ष में झुके हुए हैं और ICSID में केंद्रीय अध्यक्ष विश्व बैंक का अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष मध्यस्थों की नियुक्ति करता है। यदि मध्यस्थता से जुड़े निर्णय संतोषजनक नहीं होते हैं तो देश क्या होगा, असंतुष्ट हो जाएगा और एक पक्षी अपील हो जाएगी या एक पक्षी निष्कर्ष हो जाएगा और इस तरह से इसलिए भारत इसमें शामिल नहीं है। और इस तरह से क्या होगा कि एक पक्षी निर्णय जहां लिया जाएगा वहां पे सार्वजनिक हित साध्य नहीं होगा, इसलिए भारत जो है इस 5वें बैंक का सदस्य नहीं बना। फिर देखें हम भारत 1949 में रेल को ऋण देने के साथ IBRD द्वारा भारत को ऋण देने की शुरुआत हुई तथा वर्ष 1959 में भारत में IFC और वर्ष 1961 में IDA द्वारा पहला निवेश एक राजमार्ग निर्माण परियोजना पर किया गया। 50 के दशक के दौरान भारत विश्व बैंक से ऋण का एकमात्र स्रोत IBRD था। उसी तरह से 1960 के दशक में के अंत में अमेरिका ने अपने द्विपक्षीय सहायता कार्यक्रम में तेजी से कटौती की और उस समय भारत के बाहरी संसाधनों का सबसे बड़ा स्रोत क्या था, विश्व बैंक था। तब से ही विश्व बैंक आधिकारिक तौर पर दीर्घकालीन वित्त के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में भारत में काम कर रहा है और भारत हमेशा ही इसका सहारा लेता है। 1960 और 70 के दशक की बात करें तो विश्व बैंक द्वारा दिए गए कुल ऋण का लगभग 3/4 हिस्सा भारत को दिया गया 60 और 70 के दशक में, है ना, जो कि हमारे भारत देश के द्वारा लिए गए ऋणों का 2/5 हिस्से के बराबर था। इसी तरह से 80 के दशक में विश्व में शामिल हुआ चीन जो है विश्व बैंक में 80 के दशक में शामिल है। उसने सीमित IDA संसाधनों पर अपनी दावेदारी भी जताई थी। अमेरिका के बिगड़ते आर्थिक हालात और भारतीय अर्थव्यवस्था के बेहतर प्रदर्शन से IDA में भारत की ऋण हिस्सेदारी तेजी से कम होने लगी थी। 80 के दशक के दौरान ही विश्व बैंक ने नीतियों में सुधार और आर्थिक उदारीकरण पर जोर दिया था, जिसे आगे चलकर भारत ने 1991 में अपने देश में लागू किया। 1991 के व्यापक आर्थिक संकट के बाद परिस्थितियों में तेजी से बदलाव आया। हमने अपने देश में संरचनात्मक परिवर्तन किया। अंतरराष्ट्रीय ऋण देने के लिए विश्व बैंक ने भारत को एक महत्वपूर्ण देश माना और उनने वित्त, कराधान, निवेश, बिजनेस आदि नीतियों के तहत भारत को बहुत परामर्श दी थी।
भारत को वर्तमान में देखें तो भारत जो है मिश्रित देश के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसे निम्न मध्यम आय से मध्यम आय में जाने वाले देश के रूप में परिभाषित किया गया है। ज्ञात हो कि भारत जो है वो अपने साथ में बांग्लादेश और साथ में बांग्लादेश और श्रीलंका, ये दोनों भारत के सहयोगी देश के रूप में जाने जाते हैं। विश्व बैंक के IBRD से अधिक ऋण लेने वाला देश भारत है। 2015 से 18 के बीच विश्व बैंक ने भारत को लगभग 10.2 डॉलर बिलियन का ऋण दिया था। इसी तरह से विश्व बैंक ने 1919 और 22 की अवधि में भारत के लिए 25 से 30 बिलियन डॉलर की योजनाओं हेतु ऋण की स्वीकृति को मंजूरी दी है, अर्थात प्रतिबद्धताओं को स्वीकार किया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा हमारे लिए संकेत है भारत के विकास के लिए। फिर हम आते हैं विश्व बैंक में क्या क्या सुधार की आवश्यकता हो सकती है। विश्व बैंक अपनी तरफ से तो अपने सदस्य देशों को ऋण उपलब्ध करवाता है, विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें एक पक्ष होता है और एक विपक्ष होता है। तो विपक्षी देश या कहें जो देश इनके सदस्य हैं वो भी कभी कभी यहाँ पे आलोचना करते हैं और उन आलोचनाओं को भी हमें स्वीकार करना होता है। तो इन आलोचनाओं में देखिए या इसको हम क्या कह सकते हैं, विश्व बैंक में सुधार कह सकते हैं। तो यह आरोप लगता है कि विश्व बैंक अपने एसएपी के जरिए विश्व में पूंजीवाद के उद्देश्यों को पूरा करता है। इसमें अमीर देशों का वर्चस्व रहता है। पूंजीवाद आप सभी जानते हैं, जब पहले प्रथम विश्व युद्ध के पहले पूंजीवाद विश्व जो है दो हिस्सों में बटा हुआ था। पूंजीवादी पद्धति चल रही थी प्रथम विश्व युद्ध के पहले, और वहां पर जब औद्योगिक विवादीकरण हुआ या औद्योगिक संघर्ष हुआ तो सारा विश्व जो है दो हिस्सों में बट गया था, जिसमें एक पूंजीपति थे और दूसरा सर्वहारा वर्ग के लोग थे। तो ये जो पूंजीवाद जो था वो पूंजीपतियों से ही निर्मित हुआ था। तो पूंजीवाद में क्या है, पूंजी को एकत्र करना, सबसे पहले लाभ को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देना, ये इनका उद्देश्य होता था। तो इसी उद्देश्यों को पूरा करने का वर्चस्व अभी रहता है, यह आरोप विश्व बैंक पर हमेशा ही लगता आया है। इसी तरह से मुक्त बाजार हेतु आर्थिक नीति में सुधार का एक समूह है। हम कहते हैं ना, सैप जो है वो आर्थिक नीति में सुधारों का एक समूह है जो विश्व बैंक द्वारा विकासशील देशों पर ऋण प्राप्ति के शर्त के रूप में लागू किया जाता है। यह भी तर्क दिया जाता है कि स्थानीय और वैश्विक दोनों ही स्थितियों में अमीर और गरीब के बीच की खाई को विश्व बैंक बढ़ाता है। ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी आलोचना तो आलोचना ही है, इसे हमें स्वीकारना पड़ता है। अगला देखें पॉइंट कि उभरती हुई नई आर्थिक शक्तियां, विशेष रूप से भारत, चीन और दुनिया के कुछ अन्य एशियाई एवं कुछ लैटिन अमेरिकी देशों को विश्व बैंक में उचित स्थान नहीं दिया जाता। इसी तरह से बदलती हुई विश्व अर्थव्यवस्था के अनुकूल विश्व बैंक अपने आप को ढालने में विफल रहा है, यह कहा जाता है। अर्थात जिस तरह से भारत और चीन जैसी अर्थव्यवस्थाओं ने एशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की स्थापना की है, वैसा यह नहीं कर पा रहा है। इसी तरह से विश्व बैंक में सुधार वर्तमान विश्व अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और बढ़ती शक्तियों और विकासशील देशों को इस संस्था में एक सार्थक आवाज देने के हिस्से के रूप में बेहद आवश्यक है। तो ये सारी चीजें हम यदि विश्व बैंक को कहते हैं कि इसमें थोड़ा बहुत सुधार कर ले, तो विश्व बैंक पहले की तुलना में तेजी से बढ़ती हुई स्थिति में काम करने के लिए तैयार रहेगा। आइए फिर हम जानते हैं भारत के भविष्य को लेकर विश्व बैंक का क्या रुख है। यहाँ पर रिपोर्ट में कही जाती है कि 1.3 अरब की जनसंख्या और विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत एक है। हाल की समृद्धि तथा इनका विकास वर्तमान समय की उल्लेखनीय सफलताओं में से एक है। आज भारत जो है वो फार्मा, इस्पात, सूचना, अंतरिक्ष संबंधी प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में अपना स्थान बना चुका है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी आवाज माना जाता है जो इनके विशाल आकार और संभावनाओं के अनुरूप है। भारत में बड़े बदलाव आ रहे हैं। 21वीं सदी का देश है। इस 21वीं सदी को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाना है। 1 करोड़ लोग भारत में प्रतिवर्ष रोजगार के अवसर चाहते हैं, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहरी हो। तो इनको रोजगार देना भी भारत के लिए बहुत जरूरी है। इन बदलावों की वजह से भारत एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां यह देखना बेहद जरूरी होता है कि भारत अपनी श्रम शक्ति की उल्लेखनीय सामर्थ्य का विकास किस प्रकार करता है और अपने बढ़ते हुए
शहरों कस्बों समृद्धि शहरों कस्बों में हम कहें समृद्धि की योजनाओं को किस तरह से लागू करता है और वहाँ के निवासियों को भविष्य में किस तरह से स्थापित करता है। तो इस तरह से हम भारत जो है विश्व बैंक के साथ में मिलकर आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा प्रगति करेगा। इसी संभावना को हम यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। भारत वैश्विक आर्थिक वृद्धि से फायदा उठाने के लिए मजबूत स्थिति में है, यह विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है, जो कि यह रिपोर्ट 2014 की रिपोर्ट का ही एक हिस्सा है। इसको मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताऊंगी। यह कहा जाता है कि 2014 में जब आर्थिक परिदृश्य था, वह भारत में आर्थिक वृद्धि दर उस समय 5.5% रहने की संभावना व्यक्त की गई थी और 2016 में 3.5% होने की संभावना व्यक्त की गई थी। इसी तरह से 15-16 में वैश्विक वृद्धि का लगभग आधा यानी 50% योगदान जो है वह 40% से भी कम रहेगा, यह कहा गया था। 2013 की तुलना में 40% से भी कम है, ऐसा कहा जा रहा था। विकसित देश अगले 3 वर्ष में वैश्विक मांग में अतिरिक्त 6.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान कर सकते हैं, ऐसा 2014-15 की रिपोर्ट में कहा जा रहा था। इसी तरह से हम और आगे देखें तो भारत में विश्व बैंक के जो कंट्री निदेशक ओनो रूहल ने कहा था कि बढ़ती वैश्विक मांग के साथ हमें घरेलू निवेश में फिर से तेजी लाने की आशा करनी होगी और भारत में 5% से नीचे रही आर्थिक वृद्धि को अगले वर्ष 6% करने की आवश्यकता होगी, यह हम कोशिश करेंगे। तो और उसकी पूर्ति कहाँ से करेंगे? तो उन्होंने कहा ऊर्जा आपूर्ति रुकावटों को दूर करना है, कारोबार करने का माहौल सुधारना है, रुकी हुई सरकारी निजी भागीदारी परियोजनाओं को आगे बढ़ाना है, जिन्हें भारत को फिर से उच्च आर्थिक वृद्धि के पथ पर लाने के लिए हम क्या करेंगे, आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि गरीबी उन्मूलन में प्रगति बहुत तेजी से हमें करनी पड़ेगी, जिससे आर्थिक वृद्धि संभव होगी। इसी तरह से तात्कालिक रुकावटें जो आती हैं उनको भी हमें दूर करना होगा। वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करना होगा, यह भी कहा गया। इसी के साथ ही साथ भारत की जनता के लिए, हमारे उपभोक्ताओं के लिए ईंधन, भोजन, किसानों के लिए उर्वरक इत्यादि के लिए हमको यहाँ पर अपने राजस्व का सृजन करने की आवश्यकता होगी। ज्यादा से ज्यादा राजस्व का सृजन करने की आवश्यकता होगी। इसका तात्पर्य यह है कि हम अपने देश में जो हम जितना प्रतिशत देते हैं राजस्व का, उसको यहाँ पर किसानों के लिए और भोजन और ईंधन उपलब्ध करवाने के लिए उनके प्रतिशत में वृद्धि करनी होगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि भारत को क्या करना होगा, अपने बुनियादी ढांचे में सरकारी निवेश की गुणवत्ता को बढ़ाना पड़ेगा। सरकारी निवेश के उद्देश्य से पैसा सृजित करने का संभावित रास्ता ढूंढना पड़ेगा और वो रास्ता क्या है? वो रास्ता है हमारा जो है विश्व बैंक के साथ में साझेदारी, विश्व बैंक से ऋण लेकर उसकी आपूर्ति करना। तो इस तरह से हम यहाँ पर यह देखते हैं कि निकट अवधि परिदृश्य में मुख्य जोखिम जो है वो मानसून की वर्षा का कम होना है। उसी तरह से जीडीपी वृद्धि हमको करना है। तनावग्रस्त बैंक ऋण भारत में कुल ऋणों का 10% रहा था, जो कि एक असुरक्षा का स्रोत है, उसमें भी हमको यहाँ पर क्या करना है, कम करना है। तो ये सारी चीजें भारत के संदर्भ में यहाँ पर विश्व बैंक समय समय पर अपने रिपोर्टों के संबंध में प्रस्तुत करता है। वर्तमान समय में हम यहाँ पर देखें तो तात्कालिक रिपोर्ट जो है उनमें कुछ और अच्छी बातें कही गई हैं, जिसे मैं यहाँ पर भारत एट ए ग्लांस के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करती हूँ और बताती हूँ। जैसे कि 1.2 अरब की जनसंख्या और विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला भारत हाल ही में समृद्ध तथा इनका विकास हमारे समय की अत्यंत उल्लेखनीय सफलताओं में से एक दिखाई दे रही है। भारत को आज कृषि का वैश्विक पावर हाउस माना जा रहा है। भारत जो है वह बहुत ज्यादा अपने कृषिगत अनाज जो है वह उससे विश्व को क्या कर रहा है, निर्यात कर रहा है बहुत ज्यादा। तो यह शुद्ध निर्यात करता बन गया है और इसकी औसत आयु बढ़कर दुगने से भी अधिक हो गई है। साक्षरता की दर चौगुनी हो गई है। स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। अच्छे खासे मध्यम वर्ग का आविर्भाव हुआ है, अर्थात गरीबी दूर हुई है। तो लोग गरीब से यहाँ पर थोड़े से ऊपर उठ गए और वह मध्यम वर्ग में प्रवेश कर गए। तो मध्यम वर्ग का आविर्भाव बहुत बड़ी मात्रा में हुआ है।
इसी तरह से भारत में औषधि, इस्पात, सूचना, अंतरिक्ष संबंधी प्रौद्योगिकी, ये सब विश्व स्तर की जानी मानी कंपनियों का घर बन चुका है। इसलिए हमारे भारत देश के विशाल आकार और संभावनाओं के अनुरूप ये सारी कंपनियां आज काम कर रही है। इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, बढ़ती हुई उम्मीदों को पूरा करने के लिए भारत को रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे। यह विश्व बैंक की रिपोर्ट है। रिहायशी मकानों और बुनियादी सुविधाओं का गठन करने के लिए जरूरी पूंजी निवेश की जरूरत होगी, जिनसे कस्बे और शहर अधिक रहने योग्य तथा हरे भरे हो जाएंगे। भारत की 40 करोड़ से अधिक जनसंख्या जो है वह अभी तक गरीबी के चंगुल में फंसे विश्व के 1/3 गरीबों का उत्थान करने में समर्थ समृद्धि अर्जित करना भारत के लिए मुख्य बात होगी। हाल ही में अकेले 2005 से लेकर 10 के बीच गरीबी के चंगुल से छूटने वाले 5.3 करोड़ लोगों में से अनेक के दोबारा इसमें फंस जाने की संभावना है। वास्तव में जनसंख्या में वृद्धि हो जाने से भारत के कुछ एक सर्वाधिक गरीब राज्यों में वस्तुतः पिछले वर्षों में गरीबों की कुल संख्या बढ़ी है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, तो इन राज्यों में असम हो गया, तो यहाँ पर जनसंख्या में गरीबी जनसंख्या में और अधिक वृद्धि हो गई है। इसी तरह से हम और देखें आगे तो राज्यों, जातियों इत्यादि या साधारण आय वर्ग के लोगों में सर्वाधिक गरीबी देशों के बीच स्थान उत्तर प्रदेश में दिखाई देती है। जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को हम देखें तो यह ब्राजील से भी अधिक है और यहाँ पे लगभग $436 और भारत के सर्वाधिक गरीब राज्यों में से एक बिहार में केवल $294 जो है वो प्रति व्यक्ति आय के रूप में हमको दिखाई देती है। ऐसे वर्गों को मुख्य धारा में लाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और आर्थिक सामाजिक ताने बाने को न्यायोचित रूप से हमको यहाँ पर संचालित करना पड़ेगा। इसी तरह से रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शिक्षा तथा कुशलताओं के स्तर को अधिकाधिक उन्नत करना, विश्व में तेजी से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, उसकी आधार पर हम जो है वो काम करें और काम करने वाली हमारी जो जनसंख्या का 10% से भी कम माध्यमिक शिक्षा पूरी कर पाया है। अर्थात माध्यमिक शिक्षा करने वाली जनसंख्या हमारे यहाँ पर 10% से कम है। इसको हमें बढ़ाना होगा। स्वास्थ्य संबंधी देखभाल समान रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वास्थ्य में भारत बहुत आगे तो नहीं बढ़ा है, लेकिन फिर भी पहले की तुलना में स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े अच्छे दिखाई देते हैं। बच्चों की मृत्यु दर नीचे है, कुछ राज्यों में इनकी तुलना विश्व के सर्वाधिक गरीब देशों के आंकड़ों से भी की जा सकती है। उसी तरह से कुपोषण विशेष रूप से चिंता का विषय है हमारे यहाँ, हमारे भारत में, जिनके कल्याण से भारत के प्रतीक्षित जनसांख्यिकी लाभांश का स्तर निर्धारित होगा। तो इस समय विश्व के कुपोषण का शिकार बच्चों का लगभग विश्व में 40% है और भारत में 21.7 करोड़ भारत में है। तो इस प्रकार हम यह देखते हैं कि समय समय पर विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में भारत के लिए इन सब चीजों के लिए चिंता जताई थी। तत्कालिक रूप से हम देखें तो भारत सरकार और विश्व बैंक ने तमिलनाडु और पांडुचेरी के तटीय गांवों में आपदा जोखिम को कम करने के लिए $236 बिलियन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार और विश्व बैंक ने इस पर समझौते पर हस्ताक्षर यहाँ पर कर दिया है। अब हम आए अंत में संभावनाओं पर, अर्थात भारत और विश्व बैंक की क्या संभावनाएं दिखाई देती है भारत में। तो कोरोना से लड़ने के लिए विश्व बैंक ने भारत को $1 अरब का इमरजेंसी फंड देने का प्रस्ताव किया है। विश्व बैंक भारत को 76 अरब रुपए की मदद करने जा रहा है। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने दुनिया भर के विकासशील देशों के लिए आपात सहायता के पहले सेट को मंजूरी दे दी है। विश्व बैंक से मिलने वाली मदद का उपयोग व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की खरीदी और देश के विभिन्न अस्पताल में अलग वार्ड की स्थापना के लिए भी किया जा रहा है। IMF की मीटिंग में यह कहा गया कि 1990 के बाद भारत अपनी गरीबी दर को आधा करने में सफल रहा है। भारतीय इकोनॉमी ने पिछले 15 वर्षों में 7% से अधिक विकास की दर हासिल की थी। इनके यहाँ गरीबी दर कम करने में मदद मिली है, मानवीय विकास में ठोस प्रगति हुई है। IMF के साथ मीटिंग से पहले विश्व बैंक ने ग्लोबल डेवलपमेंट में भारत की भूमिका को रेखांकित किया था। ग्लोबल डेवलपमेंट में भारत आगे है। जलवायु परिवर्तन जैसे मोर्चे पर भी हम प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं।
इसी तरह से दुनिया के शीर्ष बैंक ने भारत की ग्रोथ रेट आगे अच्छी बनी रहेगी और गरीबी दर घटेगी, इस पर भी उम्मीद जताई है। विश्व बैंक ने कहा है कि तेजी से विकास करती भारतीय इकोनॉमी को इंफ्रास्ट्रक्चर में अधिक निवेश करने की जरूरत है। इनके लिए 2030 तक जीडीपी का 8.8% हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में निवेश करना होगा। दूसरे, सतत विकास के साथ ही अधिक और बेहतर नौकरियों के लिए उनके समावेशी होने की जरूरत है। इस मामले में भारतीय इकोनॉमी के वर्तमान में खराब प्रदर्शन पर प्रकाश डालते हुए बैंक ने कहा कि प्रतिवर्ष 1 करोड़ 30 लाख लोग जॉब मार्केट में आ रहे हैं, जबकि केवल नौकरियों का सृजन 30 लाख ही हो पा रहा है। तो इस तरह से भारतीय इकोनॉमी के सामने चुनौती के रूप में खड़ा हुआ है रोजगार देना। विश्व बैंक ने कहा कि यहाँ कार्यबल में महिलाओं की घटती भागीदारिता भी एक चिंता का विषय है। लैंगिक असमानता के साथ ही यहाँ महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी सिर्फ 27% है। इस मामले में भारत दुनिया के सबसे पिछड़े देशों में शामिल है, यह हम कह सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर यह देखते हैं कि हमने आज जो अध्ययन किया वह था विश्व बैंक और विश्व बैंक का भारत में क्या स्थान है इत्यादि, इनकी संभावनाएं क्या है। तो हम यह कह सकते हैं कि विश्व बैंक जो है वह भारत को कहें कि स्थापित समय से, यानी शुरुआती दौर से ही भारत के हमेशा साथ खड़ा रहा है और विश्व बैंक इसके एक दाहिने हाथ के रूप में हम कहें, भारतीय अर्थव्यवस्था के दाहिने हाथ के रूप में हमेशा मदद के लिए खड़ा रहता है। तो इस तरह से इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।